हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आप सभी के पास जेपीएससी, आप सभी ने जेपीएससी का एग्जामिनेशन दिया है और आप सभी के सुनहरे भविष्य की मैं कल्पना करता हूं। बहुत जल्द जो है आप सबके सामने जो जेपीएससी का अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। आज हमारे आप सबके सामने आने का उद्देश्य है कि क्वेश्चन पेपर का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। पेपर 2 का एनालिसिस जो है हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, आप अपने मार्क्स को मिला लीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले और किस प्रकार आपका एग्जामिनेशन रहा। इससे आपको क्या मिलेगा, एक ब्रॉड आइडिया भी मिल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये याद रखिएगा, ये बुकलेट सी का है, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट सी के क्या है, प्रश्न पत्र है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित किया गया है। तो ये एसपीटी एक्ट पर का प्रश्न है और यहाँ ये पूछा जा रहा है कि दंड के प्रावधान के लिए कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दंड के प्रावधान के लिए आर्टिकल 67 में व्यवस्था की गई है और ये जो है चैप्टर 9, याद रखना है आप सभी को कि चैप्टर 9 मिसेलियस प्रोविजन के तहत जो है इस आर्टिकल को, अर्थात आर्टिकल 67 को रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। रैयतवी अर्थात एक्सचेंज का बात हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रैयत जो है अपने भूमि का एक्सचेंज कर सकता है। तो ये जो बदलने का जो नियम है वो किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 23 में इसका वर्णन किया गया है। चैप्टर 3 में जो है, याद रखिएगा, रैयत के बदलने के नियम दिए हुए हैं, अन्य कई आर्टिकलों के साथ भी है। ये चैप्टर 3 क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसपीटी के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है। एफएसआई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है उसके सबसे कम है। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप सभी को ज्ञात है, ये क्या होगा, जामताड़ा होगा। 2019 कहेंगे या 2021 कहेंगे, दोनों परिस्थिति में जो है डेटा क्या है, सेम है। और डेटा क्या है ना, ये जामताड़ा के लिए ही सबसे कम वन का क्या है, प्रतिशत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते क्या कुछ है। कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। तो ऑब्वियसली इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा रांची। इसका उत्तर होगा, सबसे बड़ा जिला क्या है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो इसका उत्तर है रांची है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसके बाद अगर कोई जनसंख्या में आता है तो कौन आता है, तो धनबाद आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कुछ है। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो ये मार्क किया हुआ, ये आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल इसका 7224 जो है इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम अगर बात किया जाए तो रामगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, सबसे, यहाँ आप देख पा रहे हैं उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। रामगढ़ का क्षेत्रफल क्या है, सबसे कम है, 1341 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या कुछ है हम लोगों के पास। लाह के किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे अधिक होता है। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन पेपर में मार्क किया हुआ है, कैथकी और वैशाखी जो है वो रंगनी लाह के तहत होता है और कुसुमी लाह के तहत जो जेठी और अगेनी होता है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, जेठवी लाह जो है सबसे अधिक क्या देता है ना, उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कुछ है। हैंडलूम की सहकारी समिति ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित है। संथाल परगना, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान या पलामू। तो इसका उत्तर है कि ये दक्षिणी छोटानागपुर में है और वेबर एक जो समिति है वो रांची में पाया जाता है। हालांकि हाल ही में संथाल परगना के क्षेत्रों में जो है हैंडलूम के विकास के लिए मेगा हैंडलूम क्लस्टर का डेवलपमेंट भी जो है गोड्डा में किया गया है और इसी पर प्रश्न भी पूछा गया है, याद रखिएगा इस पर। चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा दक्षिणी छोटानागपुर। किस रेशम का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक होता है। तो तसर उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है और इसके मामले में जो है झारखंड का भारतवर्ष में बहुत ही क्या है ना, अच्छा स्थान है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1945 में जो है टाटा 1945 में जो है किसकी स्थापना हुई थी? टेल्को। और टाटा की स्थापना कब हुई थी? तो 907 है ना, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सर्वविदित प्रश्न है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। बूढ़ा नदी लातेहार में जो है ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या कुछ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। निम्न में से झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु, ये भी क्या है ना, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नेतरहाट सबसे ऊंचा बिंदु है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1071 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं दलमा की अगर बात करें तो दलमा कितना ऊंचा है? 915 मीटर जो है ये ऊंचा है, याद रखिएगा। और कोल्हा पहाड़ी, चतरा, इटाखोरी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 480 मीटर है। अब ये जो जोर डूमर है ये मिल नहीं रहा है, काफ़ी सर्च करने के बाद एक क्षेत्र मिल रहा है हजारीबाग में, जोरदाग क्षेत्र, जो कि चूचर घाटी के पास है, तो उसकी ऊंचाई 447 मीटर ही आ रही है। तो जो भी हो, प्रश्न यहाँ पे था कि सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है झारखंड का, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नेतरहाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लोहा पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मैग्नेटाइट लोहा जो है डाल्टनगंज के निकट पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते क्या कुछ है। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति नीति 2008 में उद्देश्यों में शामिल है। क्या कुछ शामिल है? केवल परियोजना उद्देश्य में भूमि को न्यूनतम अधिग्रहण किया जाएगा। जो क्षेत्र बंजर भूमि है उसी को अधिग्रहण किया जाएगा। कोई भी नियम अगर बनेंगे तो और वो भी पुनर्वास से जुड़े हुए अगर नियम बनेंगे तो किस प्रकार बनाना है? नियम इसी प्रकार के बनेंगे ना कि जिससे भूमि का कम अधिग्रहण किया जाए, जो भूमि यूज़ में ना हो उन भूमियों को जो है वहाँ रिहेबिलिटेशन कर दिया जाए। क्योंकि कोई भी अपने जहाँ पर ऑलरेडी उर्वरा है, फर्टाइल लैंड है और जहाँ पर जो है खेती हो रही है, कोई भी वहाँ पर पुनर्वास या पुनर्स्थापन जो है जगह के लिए वो नहीं चुनेगा। और जहाँ तक संभव हो जाए SC और ST समूह की भूमि या जो बहुफसली भूमि है, सिंचित भूमि है, उनका कम प्रयोग किया जाए। तो एक अगर आप आकलन करके भी नॉर्मली तरीके से आकलन करेंगे तो भी इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी ही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2003 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कारण प्रगति की समीक्षा के लिए देखिए दो तरह की कमेटी होती है। एक तो जो स्टेट लेवल पर बनाई जाती है पुनर्वास और के लिए जो काउंसिल है वो मुख्यमंत्री के, लेकिन यहाँ पे निगरानी की बात कही जा रही है और जो निगरानी की समिति होती है वो विकास आयुक्त के नेतृत्व में बनाया जाता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो है निगरानी का मैटर है, ना कि नॉर्मली पुनर्स्थापन और रिहेबिटेशनल और जो रिहेबिटेशनल या रीसेटलमेंट के जो राज्य स्तर पर कमेटी बन रही है उसकी बात हो रही है। तो ये निगरानी कमेटी की बात हो रही है, जिसके लिए क्या होगा? विकास आयुक्त इसका आंसर होगा। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल, परिवार में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जीवन साथी हो सकता है, विवाहित अविवाहित बेटे, चूँकि विवाह होने के बाद उसका परिवार अलग हो जाता है। तो बिल्कुल एक साधारण तरीके से सोचिए कि कोई भी नियम बनाने में अगर हम किसी परिवार की बात करें तो वो परिवार कैसा होना चाहिए? उसके वाइफ की बात होगी, उसके बेटों बेटियां की बात होगी, अगर उसका भाई है जिसका विवाह नहीं हो तो विवाह ना होने वाले सभी वहीं पर आ जाएंगे। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कुछ है। झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामले पर लागू होती है। तो एक तो सिक इकाइयों पर लागू होगी और कमजोर इकाइयों पर भी जो है लागू होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा A और B दोनों इसका उत्तर होगा। चलिए, झारखंड विजन एक्शन प्लान 2021 देखिए ये दिया हुआ है 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए मेगा हैंडलूम क्लस्टर का डेवलपमेंट कहाँ किया गया है? तो गोड्डा में बनाया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी वन प्रबंधन और वन से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनको लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। इस बार के एग्जामिनेशन में अगर हम एक एनालिसिस करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसका लगाव ज़्यादातर क्या है ना, पर्यावरण या वन के प्रबंधन या वन से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है उठाया गया है।
चलिए नेक्स्ट देखते क्या कुछ है। 2022-23 के अनुसार सकल राज्य एसडीपी जीएसडीपी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्थिर मूल्य पर कांस्टेंट प्राइस की बात हो रही है, और जो डेटा आपके सामने दिख रहा है ये करेंट प्राइसेस के हैं। तो समस्या यहाँ पर है कि इस प्रश्न को किस तरह से आकलन किया जाए, इस पर आप लोग बात कर सकते हैं। करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में डेटा अलग होते हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कांस्टेंट प्राइस पर क्या होगा। करेंट प्राइस की अगर हम बात करें तो उसका आंसर क्या होगा ना, ये होगा करेंट प्राइस पर। देखिए देख लीजिएगा सारे छात्र, करेंट प्राइस की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ तो करेंट प्राइस का आंसर कितना होगा ना, ए आंसर होगा। कांस्टेंट प्राइस में जो 2011-12 के हिसाब से है उसके वैल्यू कम होते हैं, तो यहाँ तो डेटा है ही नहीं, तो इस प्रकार इस प्रश्न पर तो संदिग्ध वातावरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमिया स्थित विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना कब की गई, ये तो आप सभी को मालूम है, 1956 इसका आंसर होगा। चलिए झारखंड राज्य में किस शहर में बर्नपुर लिमिटेड है, तो पतरातू जो है यहाँ बर्नपुर लिमिटेड है। 1986 में इसका जो है इनकॉर्पोरेशन हुआ था, और रामवतर गुटगुटिया जो है इसके क्या थे ना, फाउंडर थे। अशोक कंक्रीट और एलाइड इंडस्ट्री दोनों को मिला करके जो है इस बर्नपुर सीमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया था कब, 1986 में, और फिर इसका नाम जो है बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या होगा, जो है झरिया होगा। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कनपुरा होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा झरिया। 19430 मिलियन टन जो है क्या है ना, रिजर्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमिनियम फैक्ट्री, हिंडाल्को की बात हो रही है, तो मूरी होगा इसका आंसर। 1948 में ये भी जो है इसका इनकॉर्पोरेशन किया गया था, किसके द्वारा ना, इंडाल के द्वारा इसका जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। कुंदर कोचा जो स्वर्ण खदान है, बहुत सिंपल प्रश्न। झारखंड में एक ही स्थान पर जो है क्या किया जाता है, सोने का उत्पादन किया जाता है, वो भी मैसर्स मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज के द्वारा। और ये कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम का जो कुंदर कोचा क्षेत्र है वहाँ पर ये जो है सोने का उत्पादन किया जाता है। और भारत में जिस प्रकार KGF के फील्ड है, उसी के तर्ज पर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फील्ड है जो झारखंड में नामी गिरामी फील्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें याद रखिएगा मैसर्स मनमोहन मिनरल्स इंडस्ट्रीज के द्वारा ये उत्पादन किया जाता है। झारखंड में कब सोना सोभरन धोती साड़ी योजना, जिसके तहत जो है 10 रुपए में क्या होता है, वर्ष में 2 बार आपको क्या मिल जाते हैं ना, कपड़े की व्यवस्था सरकारों के द्वारा दी जाती है। और इसका उत्तर क्या होगा ना, इसका उत्तर होगा अक्टूबर 2021 इसका उत्तर होगा। बिरसा मुंडा बागवानी योजना, ये आम के लिए है। 15 से 20 हज़ार तक जो है 1 एकड़ में अगर आप आम की बागवानी करवाते हैं तो सरकार आपके लिए 15 से 20 हज़ार तक किसानों को क्या करेगी ना, रोजगार की व्यवस्था करेगी। तो इसका उत्तर आम होगा। जोहार परियोजना जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से 2017 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्थानीय स्तर पर ये सारी जो योजनाएं हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, इन सभी को क्या कर दिया गया ना, एकीकृत कर दिया गया है। और इसका नाम क्या है ना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बना दिया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। चलिए अबुआ आवास योजना, तो अबुआ आवास योजना की शुरुआत तो 15 अगस्त 2023 को हुई है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आवास का वितरण करेंगे, सरकार नीति का निर्माण कर रही है। एक व्यक्ति को 2 बार आवास तो मिल नहीं सकता है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास के तहत जिन्हें आवास मिल रहा है, क्या राज्य सरकार उन्हें पुनः आवास देगी, तो ऐसा तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। तो कोई एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल स्टूडेंट भी इस चीज़ को देख करके समझ पाएगा कि जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मिल चुका है, उसे पुनः राज्य सरकार के द्वारा कैसे आवास दे सकती है। तो इसी प्रकार अब आवास योजना जो बनाया गया उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि जिन्हें ऑलरेडी आवास मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो सेंटर से ही आपने ले लिया हो, तो आपको फिर से आवास नहीं मिलेगा। तो सीधी बात है कि इसमें कौन सी सही नहीं है ना, केवल 2 सही नहीं है। तो एक एनालिसिस करके भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जनवन योजना 2015 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके तहत जो है क्या है ना, वृक्षारोपण करना है, भूजल का वृद्धि करना है, ये सारी चीज़ें हैं। रेशम उत्पादन को लेकर के इस पर कोई मैटर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष, अब यहाँ 2 रिपोर्ट है, 2019 की बात हो रही है, 2021। फिलहाल दोनों के केस अभी जो मैं डेटा दे रहा हूँ उसके हिसाब से ये 2021 के फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। देखिए इससे पहले का जो क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये दिया हुआ था कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 19 की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन की प्रकृति को देखिए कि इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया हुआ है कि आप प्रश्न किसका पूछ रहे हैं, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 19 का पूछ रहे हैं या फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 21 का पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 21 का तो आ चुका है। तो करेंट सिनेरियो पर ही इसका उत्तर देंगे हम लोग। तो इसका उत्तर क्या है ना, लातेहार है। ठीक है, और लातेहार में कितना परसेंट है, लातेहार में जो परसेंट अति सघन, अच्छा चलिए अति सघन के बारे में एक चीज़ और हम आपको बता दें, 2610 वर्ग किलोमीटर क्या है ना अति सघन है, या 3.26% जो है अति सघन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कुछ है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, देखिए स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को, तो क्वेश्चन को अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे, इस बार की जो 11 से लेकर 13 जेपीएससी पीटी का क्वेश्चन है, इस पर सेकेंड पेपर जो क्वेश्चन है वो टोटली फोकस्ड है वन और वन के पर्यावरण पर है, और फॉरेस्ट को रिपोर्ट को लेकर के इस पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया है, अर्थात एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ें जो है ज़्यादा डाली गई है। इससे बाहर जो है कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत कम। आवास योजना, वो आवास योजना, वो तो बहुत ही करेंट सिनारियो है। तो इस प्रकार हमें जो है बहुत आसानी से इन प्रश्नों को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो इंडिया स्टेट रिपोर्ट के अनुसार कितना है, सभी को पता है कि 23721 क्या है, वर्ग किलोमीटर है। इन्हें अगर आप दो भागों में बांट देंगे तो मैक्सिमम, और दो भागों में आप अगर इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, जैसे कि हम बात कर रहे थे। तो लातेहार में सबसे ज़्यादा मिलेगा, और कहाँ पर कम मिलेगा ना, जामताड़ा में आपको कम मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कुछ है। तो चलिए, चूंकि बताया क्या हमने कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का जो वन आवरण क्षेत्रफल है वो 23,721 वर्ग किलोमीटर ही है। मैक्सिमम मिनिमम की अगर एरिया के परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो लातेहार 56 और जामताड़ा कम। एरिया के हिसाब से अगर बात करें तो क्या होगा ना, ये पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा आपका होगा, अर्थात पश्चिमी सिंहभूम जो है एरिया के हिसाब से बड़ा होगा, लेकिन जामताड़ा वही है, वो चाहे वो परसेंटेज के हिसाब से हो या चाहे वो एरिया के हिसाब से हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करने तथा वनों की सुरक्षा का जो है उत्तरदायित्व दिया गया है, तो आर्टिकल 48A इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 226 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है 1986 में, और इस पर जो है प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया गया था, और इस पर भी प्रश्न पूछा गया है, आगे जाकर के आपको मिलेगा। तो वन पर्यावरण और प्रबंधन को लेकर के विशेष फोकस है इस प्रश्न में। अगर हम इस प्रश्न का एनालिसिस करें ठीक से तो दिख जाएगा कि एक लाइट पोर्शन का जो सिचुएशन है, अर्थात क्वेश्चन जो है मॉडरेट से भी नीचे आ रही है, लोअर मॉडरेट में आ रही है। अगर कुछ प्रश्नों को छोड़ दे, अर्थात सीएनटी एसपीटी के प्रश्नों को 15 क्वेश्चन को छोड़ दे, तो बाकी सिचुएशन में स्टूडेंट जो है क्या कर सकता है, इसे सॉल्व कर सकता है। चलिए, झारखंड में गीदों की संख्या में तेजी कमी होने का कारण क्या होता है ना, उनके द्वारा जो पशुओं का सेवन किया जाता है, मरे हुए पशु, उनमें डाइक्लोफोनेक जो है दवाओं का प्रयोग किया जाता है, और डाइक्लोफोनेक जो है पशुओं के मरने के बाद भी उसके शरीर में पाए जाते हैं, और इनके कारण जो है उनका क्या होता है ना, गीदों की संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल तो बायोलॉजिकल डेजर्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि ये बहुत ही पॉल्यूटेंट एरिया है, और पॉल्यूटेंट एरिया होने के कारण यहाँ जीवों का अस्तित्व के कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी। निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक शौचालय का उद्घाटन 2018 में किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जमशेदपुर, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा कारक झारखंड की जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है, विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा रहे, अनियोजित, ये उपयुक्त सभी, ये तो एक नॉर्मल प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारे प्रश्न जो है वन पर्यावरण के से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, और इसे नॉर्मल एनालाइजेशन करने से ही इसे सॉल्व किया जा सकता है। वन कानून के तहत संरक्षित प्रोटेक्टेड वन के बारे में बात हो रहा है, तो प्रोटेक्टेड वो है जहाँ कुछ हद तक क्या मिलता है, आपको अनुमति रहती है।
बाकी कुछ हद तक क्या होता है उसमें रोक भी लगाया जाता है। तो उन सभी गतिविधियों पर जितनी अनुमति नहीं है, अर्थात जिनकी अनुमति नहीं है उन पर तो रोक है, लेकिन बाकी के लिए जो है क्या चीज़ इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है। 39, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख जो है इफेक्ट है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख इफेक्ट हम इसमें क्या कह सकते हैं, जल जीवनों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाना जो है जल प्रदूषण का सबसे क्या है ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है कि पॉल्यूशन हो जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा झेला जाता है वो एक्वाटिक लाइफ को झेला जाता है। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री वन जन वन योजना के बारे में देखिए, ये पहले क्या था 50% था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाते हुए कितना परसेंट कर दिया गया? तो 75%। इसका उत्तर कितना होगा? इसका उत्तर होगा 75%, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 41, झारखंड में आपदा के प्रबंधन के लिए तो सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनको अलग अलग काम सौंपे गए, उनमें वर्षा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को भी कुछ काम है, लेकिन ये जो बाढ़ वाला काम है वो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। निम्न में से कौन सा आपदा प्रक्रिया जो है उद्देश्य नहीं है? तो ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सुविधता का आकलन, ये आपदा के रिस्पांस का काम नहीं है। आपदा रिस्पांस, आपदा घट गई और उसके तुरंत बाद आप किस प्रकार का रिस्पांस देंगे? रिस्पांस यही देना है आपको कि उस समय जो डिजास्टर हुआ या डैमेज हुआ है उसे आपको कंट्रोल करना है। तो मानव जीवन की सुरक्षा करने, बचाव करने हैं, लोगों को राहत तक पहुंचाना है, और उसके बाद आपको जो डैमेजिंग हुए उस पर आपको काम करना है। और ये सुभेद्यता आकलन, सुभेद्यता आकलन का मतलब हो रहा है कि आप ये जांच कर रहे हैं कि किसी प्रकार का प्रजाति, चाहे वो पशुओं की प्रजाति हो, पंछियों की प्रजाति हो, या किसी कीटों की प्रजाति, उनकी संख्या आज उपलब्ध है या नहीं है, या किसी क्षेत्र का क्लाइमेट में किस प्रकार अचानक परिवर्तन आ गया है तो उनके जो इफेक्ट है। तो ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है इसका, और ये बहुत दीर्घकालीन काम होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, कोई छोटा समय काल के दौरान इसे संपन्न नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। लेकिन आपदा प्रतिक्रिया ये क्विक समय में रिस्पॉन्स देना होता है। ठीक है, और अगर आपदा समय पर इसे रिस्पॉन्स ना दिया जाए तो आपदा प्रतिक्रिया जटिल हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या होगा ना, इसका उत्तर होगा सुभेद्यता आकलन जो है ये इससे संबंधित नहीं है। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि में झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र, तो झारखंड के तो 3 क्षेत्र हैं, 2 3 4, ये फिक्स्ड है, पहली चीज़ समझ लीजिए। अब इसमें यहाँ जो क्वेश्चन है कि 2 और 3, 2 में तो 7 जिले हैं, 15 में 3 में कितने जिले हैं? तो 15 जिले, और 4 में मात्र 2 है, जो कि पाकुड़ और गोड्डा का जो क्षेत्र है वो है 4 में है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है कि संपूर्ण झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है? किस भूकंप के क्षेत्र में रखा जा सकता है? तो मैक्सिमम तो 3 है जो 15 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, लेकिन है नहीं। तो 2 और 3 देखिए यहाँ कंक्लूजन मिल रहा है हमें, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 2 और 3। 2 में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 3 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, 15 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, और 4 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो 2 ही जोन है जो कि हाई सेंसिटिव है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कुछ है। 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड में प्रभावित, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा यश, इसका उत्तर होगा। और इस दौरान जो है नॉर्थ अरेबियन सी में भी क्या आया था ना, एक ट्रॉपिकल आया था, ठीक उसी समय मई में ही आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है। चलिए तो निम्न में से कौन सा क्या प्रश्न था? यस था। ठीक है, 45 पर बात करते हैं, इनमें कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? ओबियसली पलामू इज द आंसर। झारखंड में धूबिया क्या है? तो झारखंड में धूबिया जो है नृत्य है। चलिए, झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो डुम्बारी पहाड़, खुट्टी, बोलने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न पूछे गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने आसान प्रश्नों से कैसे जेपीएससी कटअप को रखेगा। इतने आसान प्रश्न कटअप बहुत हाई जाने की संभावना दिख रही है। पेपर 2 की मैं देख रहा हूं अब तक, पेपर 2 के आकलन से हिसाब से इसका कटअप तो काफ़ी जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड के किस नदी के तट पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? तो ये बोकारो पर है, और डीवीसी के तहत जो है बराकर नदी पर है। डीवीसी के तहत जो है इसी पर सबसे पहले क्या बनाया गया था ना, बांध बनाया गया था 1953 को। ठीक है, चलिए झारखंड में बहने वाली, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड में बहने वाली नदियों और उनके उद्गम स्थल, अच्छा कौन सा उद्गम संबंध के साथ? तो देखिए शंख नदी तो गुमला चैनपुर से निकलता है। त्रिकुट पहाड़ी से कौन निकलता है? तो मयूराक्षी निकलती है, पहली बात है। तो शंख नदी का उद्गम गुमला में है और ये जो त्रिकुट है वो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी है। दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो सो गलत आंसर क्या है? डी है। स्वर्ण रेखा नदी जो है टिकरा कोली, कुछ लोग इस पर जो है क्या है कुछ लोगों को लग रहा है कि टिकरा कोली कहाँ है, तो टिकरा कोली स्वर्ण नदी का जो क्षेत्र है वो वहीं से उद्गम है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? शंख नदी का त्रिकुट पहाड़ी इसका उत्तर होगा, अर्थात ये गलत है, ये जो युग्म है गलत है। चलिए, जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन किया था? बहुत ही आसान प्रश्न, 1914 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जानुम सोई को किसके लिए दिया गया है? तो शिक्षा और साहित्य के लिए दिया गया है। इनकी 6 प्रमुख क्या हैं? पुस्तकें हैं। ठीक है, कोल्हान के जानुम सिंह सोई। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना छात्रों के लिए बनाया गया है, तो एजुकेशन से संबंधित तो बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था के लिए है। ऑप्शंस भी देखेंगे ना तो आपके सामने जो है क्या है निकल करके आएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो नागवंशी ने पढ़ा पंचायत को, चूंकि मुंडाओं की जो व्यवस्था थी पढ़ा पंचायत, उसी को नागवंशी ने आगे बढ़ाया, तो प्रशासनिक इकाई रूप में उसे स्वीकार कर लिया गया। पढ़ा का नाम बदलकर पट्टी कर दिया गया, जिसका प्रमुख क्या था? मानकी को बनाया गया था। मानकी का पदनाम ठाकुर कर दिया गया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ठाकुर तो जमींदार को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और भुयरी परंपरा में पंचायत एक स्थायी संस्था थी, तो पंचायत तो स्थायी संस्था थी, तभी तो इसके सारे पदाधिकारियों के जो पद थे वो लगभग क्या थे ना, उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी अर्थात वंश परंपरा से प्राप्त हो जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करटाहा का संबंध किससे है? डोकलो सोहोर से जो है करटाहा का संबंध सारे का। डोकलो सोहोर का सबसे प्रधान व्यक्ति कौन है? करटाहा है। इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। चलिए, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का संबंध किसके साथ है? तो महतो जो है ग्रामीणों तक सूचना पहुंचाने का कार्य जो है महतो का कार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माझी शासन परिवर्तन उप प्रधान कौन है? तो परानिक जो है वो उप प्रधान होता है। जोग माझी जो है उसके सहायक है, असिस्टेंट है। लेकिन उप प्रधान कौन है? अगर उसके अनुपस्थिति में प्रधान के तौर पर कौन काम कर सकता है? तो परानिक ही काम कर सकता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि माझी के बाद अगर किसी का स्थान आएगा तो किसका आएगा? परानिक आएगा, और फिर किसका आएगा? तो जोग माझी का आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उरांव शासन व्यवस्था में गाँव का प्रधान बोलने की आवश्यकता तो है नहीं। यहाँ महतो जो है पहले पाहन क्या होता था ना, धार्मिक और प्रशासनिक कार्य करते थे, लेकिन बाद में महतो का पोस्ट बनाया गया और डिवाइड कर दिया गया। पाहन धार्मिक कार्य करने लगे और महतो के द्वारा जो है प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाने लगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा महतो। मुंडा मानकी व्यवस्था में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानकी का पद आनुवांशिक होता है, मैंने अभी कहा सारे पद लगभग आनुवांशिक ही थे। मुंडा को ग्राम प्रधान जबकि मानकी पीड़ का प्रधान, बिल्कुल सही है। वसूली में मानकी का कोई कमीशन, वसूली में राजस्व में मानकी को कोई कमीशन नहीं मिलता था। इसके अलावा यदि मानकी बर्खास्त किए जाएं तो उत्तराधिकारी में उसका हक नहीं मिलता था। चलिए इसमें क्या प्रश्न दिया कि मुंडा मानकी व्यवस्था में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए मानकी को 10% का कमीशन मिलता था, राजस्व वसूली पर जो है 10% का कमीशन मिलता था। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसका उत्तर वसूली राजस्व में मानकी को कोई कमीशन नहीं मिलता था, तो ये क्या है? कमीशन तो मिलता था 10%, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कुछ है। नाया किस जनजाति का क्या है ना मुखिया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बिरहोर, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो गांव के प्रमुख को माझी कहा जाता है। सिंपल प्रश्न है। सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जो कि राजमल में केंद्रित है उनके लिए है। ठीक है, चलिए नागवंशी शासन, नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राजा तो प्रताप राय के द्वारा जो है क्या किया गया था? सबसे पहले सूतिया में से चूटिया तक जो है क्या किया गया था? स्थानांतरित किया गया था राजधानी को। तो इसका उत्तर क्या होगा? नृपति प्रताप राय। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1855 और 56 में हजारीबाग में लुबाई माझी घोड़ा माझी के द्वारा जो है नेतृत्व किया था। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है। 63 छोटनागपुर कैथलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोनीफेस लकड़ा जो है क्या थे ना, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों अभी तक नहीं मिला है। 64 का आंसर जो है नहीं मिला है, प्रयास कर रहे हैं, जैसे मिलेगा आप सबके सामने जो है इसे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ? तो ठीक है, ये दिसंबर 1994, याद रखिएगा, ये दिसंबर 1994 को जो है बना था। उसके बाद हालांकि ये इफेक्ट में कब आया? तो 1995 में जो है ये इफेक्ट में आया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दिसंबर 1995 और पब्लिश हुआ था बिहार गजट में 8/3 अर्थात अगस्त 1995 को ये बिहार गजट में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इस उत्तर में थोड़ा सा आपको ध्यान बरतना है कि क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। असहयोग आंदोलन के नायक गोप बंधु, तो इनका तो जन्मी हुआ है उड़ीसा, और उड़ीसा से अगर सेकेंडरी जिलों को देखेंगे तो सरायकेला खरसावां इसका उत्तर हो रहा है। सरायकेला खरसावां उन्होंने काम किया। याद रखिएगा हजारीबाग जेल में भी थे वो, तो इनका संबंध हजारीबाग जेल से भी है। तो जो भी हो, इनके जो कार्य क्षेत्र की बात हो रही है तो इनका कार्य क्षेत्र जो है सरायकेला खरसावां में, हालांकि वो कहाँ जेल में बंद थे वो एक अलग मैटर है। ठीक है, चलिए 67 छोटनागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये क्वेश्चन जो बना हुआ है, इस क्वेश्चन को काफ़ी ढूंढने के बाद भी इसका आंसर अभी तक फिलहाल नहीं मिला है, और ये क्लोज आंसर बन रहा है झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल की क्लोज आंसर अगर हम देखेंगे तो ये बन रहा है। तो ध्यान में रखिएगा ये 2 आंसर बन रहा है। ठीक है, और उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक काउंसिल की स्थापना की गई थी, छोटनागपुर विकास, उसका नाम था छोटनागपुर संथाल परगना डेवलपमेंट काउंसिल, अथॉरिटी नहीं थी। तो ये थोड़ा और डिटेल जो है रिसर्च इस पर जो है इस पर R&D करना होगा, रिसर्च करना होगा, तभी कुछ निकल पाएगा। अभी तक तो फिलहाल इसका ये एप्रोप्रिएट नहीं कहेंगे, क्लोज आंसर के तौर पर इसे हम देख पा रहे हैं। आगे आप लोगों के पास अगर बेहतर होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। उरांव जनजाति में बच्चों के समय माँ के गोत्र में कितने पीढ़ियों तक जो है, ये 3 पीढ़ियों तक जो है रोक है, याद रखिएगा। ठीक है, मुंडा महिलाओं को प्रचलित परिधान क्या है? तो मुंडा महिलाओं के लिए प्रचलित परिधान क्या है? परैया जो है मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड के तीसरे राज्यपाल बिल्कुल वेद प्रकाश मरवा जी के है ना, झारखंड के तीसरे राज्यपाल हैं, 2003 से लेकर 4 तक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने शिक्षा एजुकेशन पर, आज भी सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एनर्जी पर कितना खर्च किया गया? यहाँ पर ऊर्जा भी लिखा हुआ है, तो 4-5% के लगभग जो एनर्जी पर खर्च किया गया था उस समय। सबसे ज़्यादा खर्च इस वर्ष भी जो है एजुकेशन पर ही है। चलिए, कटहा ब्राह्मण भोजन में गौदान जैसे किस संस्कार से जुड़ा हुआ है? तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर आप बिना रिसर्च किए भी आपने हिंदी साहित्य में नाम सुना होगा, जो JPSC में मेंस में भी पढ़ना है हिंदी के लिए, तो गोदान है ना। तो गोदान में अंत में जो मृत्यु हो जाती है नायक की, और उसके बाद क्या होता है ना, गायों को दान दे दिया जाता है। तो इसी से इसका उत्तर क्या निकलता है कि मृत्यु संस्कार हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, तो रोज करकट्टा के द्वारा लिखा हुआ है, सीम डेगा के रोज करकट्टा ने इसे लिखा है। चलिए, किस नृत्य में कौन सा सरूल के समय? जदुर नृत्य काफ़ी फेमस है, तो जदुर नृत्य जो है क्या है ना, सरूल के समय किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सामान्यतः विवाह के अवसर पर डोमकच विवाह है ना, काफ़ी फेमस विवाह, कर्मा के लिए तो कर्मा है। हैरो कब होता है? जब बीज बोया जाता है तो हैरो है। जापी कब किया जाता है ना? शिकार के गीत हैं, शिकार में जा रहे हैं या शिकार करते हुए जो गीत गा रहे हैं या विजय होकर जब लौट रहे तो जापी गीत उसके साथ किया था। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर डोमकच। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, देखिए 2 प्रश्न आ गए बेतला को लेकर के, बाघों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड में समस्त जनजातियों में सर्वाधिक संख्या संथाल 35% के साथ जो है क्या है, अग्रणी भूमिका में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि थे तो रघुनाथ शाह, तो रघुनाथ नृपति इसका उत्तर होगा, और उसके बाद बेनीराम मेहता, तो नो कन्फ्यूजन। 1876 है ना, ये सेकंड स्थान पर है, रघुनाथ शाह जो है क्या है ना वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद 1886 में भीष्म राम सोलंकी हो काजी, ठीक है, हो काजी लिखा गया था उनके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में लिखा नाग वंशावली, तो अभी बात हो रही थी, बेनीराम मेहता 1876 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
17वीं जगरामी रामायण भाषा के एक सुंदर कवि हैं, सुंदर कृति है तो कुरमाली। अब देखिए कुरमाली या पंचपर्गनिया, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हमें भी है इस प्रश्न पर कि जगरामी, और जब भी इसे सर्च कर रहे हैं तो इसमें आ क्या रहा है ना कि बंगाली वाला शब्द आ रहा है, और कुरमाली जो है भाषा उसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की भाषाओं का क्या है ना मेल है, अर्थात पंचपर्गनिया भाषा में, और पंचपर्गनिया की भाषा का ही एक भाषा है कुरमाली। तो यहाँ जगरामी जो रामायण जैसे आप टाइप करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल की कुछ बुक्स दिखा रहे हैं, तो चलिए अब कुरमाली इसका क्लोज आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। पंडित रामचंद्र सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में, देखिए इसका उत्तर हमें जहाँ तक मिल रहा है भाग्य चक्र कविता पुस्तक जो है, भाग्य चक्र जो है उनके द्वारा लिखा गया है। राजपूतानी शान इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है, ठीक है। कोल्हान के कौन थे ना, रामचंद्र सिंह। चलिए प्रारंभ में सेठ कोलंबा कॉलेज हराजी डब्लिन यूनिवर्सिटी, ठीक है, डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज के तौर पर ये जाना जाता था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, देखेंगे क्या कुछ है नेक्स्ट प्रश्न में। 84 झारखंड में नेतारहाट आवासीय विद्यालय के संबंध में कौन सा है, तो ये लातेहार में, गुमला में तो है नहीं, तो इस प्रकार ये सी का ऑप्शन जो है क्या है, ऐसे ही करेक्ट हो जा रहा है, तो बाकी देखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए 85 धनबाद की स्थापना 1926 है ना, 9 दिसंबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 के बाद 86 झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार बोकारो है ना, मोहन कुमार बोकारो स्टील सिटी यहाँ पे दिया हुआ है, कई बार पूछ चुका है पिछले जेपीएससी में भी, अर्थात मैं जो 4-5 जेपीएससी हुए उनमें भी ये पूछ चुका है, ठीक है। आप लोग देख मिला लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। झारखंड में नीरज कुमार मिश्रा जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं, नीरज कुमार मिश्रा जो है वो चेस से जुड़े हुए, शतरंज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम जो है जयपाल सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, ये तो काफ़ी फेमस है, एम्स्टर्डम हॉकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत में किस टीम को हराकर 2023 में जापान को 4-1 है ना 4-0 से हराकर क्या जीता था ना, ये एशियाई हॉकी महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीता था, ठीक है। हाल का घटना है। श्री दीपक मंडल जो है कौन है ना, फुटबॉलर रह चुके हैं ना, तो पूर्व के फुटबॉलर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम, अब आ जाते हैं ना, यहाँ से शुरू हो रहा है सीएनटी और एसपीटी लोकर को प्रश्न है, तो कुछ प्रश्न यहीं से है जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा जो है ये टफ सिचुएशन में थोड़ा हटके है। इस बार प्रश्न जो सीएनटी एसपीटी से पूछा गया है वो एंड सेक्शंस में ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। ये एसपीटी में याद रखिएगा वो 1 से लेकर 20 तक जो आर्टिकल उन पर ज़्यादा फोकस किया गया, और सीएनटी में जो है वो जो है ज़्यादातर आर्टिकल जो है आपको कहाँ मिलेगा ना, बाद के, अर्थात 200 के बाद के मिल रहे हैं, एक आध प्रश्न जो है पूर्व का भी है। चलिए तो निम्न में से भारतीय परिसीमन अधिनियम काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों अपील आवेदन पत्र पर लागू होते हैं जहां तक असंगत ना हो, जहां तक एक दूसरे का ऑपोजिशन ना करे, वो एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, तो लागू हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बी, इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 230 में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा 139(2) खंड 7 का उपायुक्त द्वारा किसे मुकदमे के पारित आदेश के विरुद्ध कहाँ किया जा सकता है, न्याय आयुक्त, उच्च न्यायालय, न्याय आयुक्त, ये राशि के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सी, इसका उत्तर होगा 92 आर्टिकल 215 में इसके बारे में दिया गया है, याद रखिएगा 215 को देख लीजिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1902 भूधृति, जिसमें मुंडारी खुटकुटीदार, ये तो पहले ही पेज में है, आर्टिकल 4 में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना कि सॉरी आर्टिकल 3 में जो डेफिनेशन है सीएनटी का उस पर आपको ये मिल जाएगा, बहुत सारे परिभाषा है उसमें भूधृति का भी परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्या छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के सिविल प्रक्रिया लागू हो सकता है, तो सिविल प्रक्रिया पूर्णतः लागू होता है, सभी प्रकार के आदेशों पर पूर्णतः लागू होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ए, इसका उत्तर होगा, और इसका जिक्र जो है आर्टिकल 229 में दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग सब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धारा 17 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत बंदोबस्त रैयत कौन है, जो 12 वर्ष तक जो है खेत को धारण करेगा, तो वो बंदोबस्त रैयत है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 12 ईयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। 96 भूमि अधिग्रहण, देखिए ये रीसेटलमेंट और रिहैबिटेशन एक्ट 2013 के ऊपर दिया गया है, ठीक है, इस पर ध्यान रखना होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा एक व्यक्ति। चलिए 96 का उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा एक व्यक्ति। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन 2000 निम्न में से किस धारा में शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को लेकर के जो है मेंशन किया गया है, तो ये धारा 41 में जो है क्या है ना, इसे मेंशन किया गया, आर्टिकल 41 में ये मेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1940 किस धारा में कहा गया, रैयतों का अधिकार है कि वो अपनी जमीन पर भवन बनाएं और भवन बना सकते हैं, तो आर्टिकल किसके द्वारा, तो आर्टिकल 18 के द्वारा जो है एसपीटी एक्ट में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना अधिनियम 1949 से खाली जोत का क्या था, एक तो परित्यक्त जोत वो भी खाली होगा, दूसरा जोत जिसका रैयत बिना अधिकार छोड़ करके गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है संथाल परगना भू अधिनियम 1940 अनुसार एक चारगा भूखंड का प्रयोग बंदोबस्ती खेती हेतु किया जा सकता है उपायुक्त या जमींदार ग्राम प्रधान की स्वीकृति से, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी, ए और बी दोनों ही होगा इसका उत्तर। तो हमारा एक प्रयास है दोस्तों कि मैंने एक प्रयास किया कि बहुत कम मिस्टेक के साथ आपको एक सही डेटा जो है प्रस्तुत कर पाऊँ, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत अगर भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि हमारा प्रयास है कि 100% आपको डेटा दिया जाए। 2 प्रश्न शायद छूटे हैं, उनका उत्तर जल्दी जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट पर टैब पर डाल दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।